देखो बच्चों, आपको जो 5.1 पढ़ना है, उनके लिए पहले आपको डेफिनेशन जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा यूक्लिड की परिभाषाएं। यूक्लिड की परिभाषाएं दो रूपों में बताई गई है। एक है अभिधारणाएं, जिसको पोस्टुलेट्स कहते हैं। दूसरी अवगृहित एक्सियम्स। अब देखिए यूक्लिड की परिभाषाएं अवधारणाएं में क्या होती हैं, इसको आपको याद रखना है। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं। ठीक, और इसमें क्या है, यूक्लिड के अपगृहित में वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती। देखो दोनों की परिभाषाएं साथ में लेके चल रहे हैं। दूसरा नंबर, अभिधारणाएं में एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, यानी रेखा में चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो कोण भी बराबर होते हैं। ठीक, ये क्या है गृहीत का। फिर चलते हैं, देखिए अभिधारणा, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, अब गृहीत में यदि बराबर को बराबर में से घटाया जाए तो शेष भी बराबर होता है। ठीक, ये बात को ध्यान देना है आपको बहुत। देखो चौथा नंबर, अवधारणाएं, एक सरल रेखा वह रेखा है जो कि स्वयं पर बिंदु के बराबर रूप में स्थित होती है। ठीक, अब देखो इसमें चौथा क्या है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, एक दूसरे के बराबर होती है। ये अपगृहित में लिखा हुआ है। अब हम अवधारणाएं में पांचवा में देखते हैं। देखो एक पृष्ठ वह है जिसके केवल लंबाई एवं चौड़ाई होती है, यानी एक पृष्ठ होती है उसमें क्या क्या होती है, लंबाई चौड़ाई। लेकिन यहाँ पास क्या है, पांचवा, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अब यहाँ देखिए छठवां भाग क्या है, अपग्रह अवधारणा में पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। ठीक है ना। और यहाँ क्या होता है, एक वस्तु के दुगने की परस्पर बराबर होता है। सातवां यहाँ अवधारणाएं में वह पृष्ठ जो कि स्वयं पर सरल रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित है, समतल पृष्ठ कहलाता है। यहाँ क्या कह, देखो सतवा में क्या है, अपगृहित में एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। तो ये आपके क्या है, ये परिभाषाएं हैं, यूक्लिड की परिभाषाएं दो रूपों में, यानी अवधारणाएं और अपगृहित के रूप में मैंने आपको बारी बारी से बताया। अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, अभिधारणाएं। देखिए अभिधारणाएं एक क्या, देखो बहुत आपको याद रखना है इसको, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, याद रखना। ठीक, दूसरी अभिधारणा क्या है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा नंबर अभिधारणा तीन, किसी केंद्र को किसी को केंद्र मानकर सीधी किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है। तीसरी अवधारणा में ये बात हुई। ठीक ना। अब देखो आप चौथा, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये आपको ध्यान देना। पांचवी अवधारणा देखिए, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर या तो या अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, जिसे आपको इस तरह की यह रेखा क्या, ये इस प्रकार बोल रहा हूं। ठीक है, ऐसे समकोण से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती जिस ओर यह कोण यह योग दो समकोणों से कम होता है, यानी ये। ठीक है ना। इस तरह के आपके आकृत रहे, तो ये अवधारणाएं आपको पांच तक ऐसी, आपको ये भी याद रखना है। चलिए अब देखिए आप प्रश्नावली, प्रश्नावली 5.1, ये चीज को ध्यान देना। अब इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य
और कौन से कथन असत्य है, अपने उत्तर के लिए कारण देना। ठीक। देखो, एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से मतलब यहाँ इस तरह के एक बिंदु हो और कह रहा है कि इस पर एक ही रेखा, गलत। इस पर से अनेक रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए, ठीक। तो क्या है ये असत्य। असत्य है तो आप कारण लिखिए। कारण क्या है, एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती, जैसे एक बिंदु पर अनंत किरणें मिल सकती। देखो जैसे ये अब देखो यहाँ दूसरा नंबर पर क्या लिखा है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती है। देखो भिन्न बिंदु ए ले लो और यहाँ बी ले, अब इस पर रेखा खींचो, कितनी रेखा जाएगी, एक ही रेखा तो जाएगी, लेकिन यहाँ पास कहा है असंख्य रेखा, तो असत्य। ठीक। कारण यूक्लिड की अभिधारणा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, ये आपका कारण है, ये चीज को ध्यान दो। अब देखिए तीसरा नंबर, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। देखो एक शांत रेखा है, इधर से भी बढ़ा सकते हो, इधर से बढ़ा सकते हो, इधर से। ये क्या है, सत्य। कारण में क्या लिखो, यूक्लिड के अनुसार एक शांत रेखा को ही यहाँ शांत रेखा कहा गया है। देखो कहा गया है, या रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, यह एक रेखा बन जाती है यूक्लिड अभिधारणा किससे, दो से। अभी देखो यूक्लिड की अवधारणा में दो में दिया हुआ है, यहाँ में देखो दिया, दो दिया, ये दो दिया है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसको याद करना है। ठीक है ना। तो इस प्रकार देखो मैंने यहाँ पास ये कारण लिख दिए। अब देखो चौथा, यदि दो वृत्त बराबर हो तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या होती, बराबर। ठीक, ये क्या है, सत्य। सत्य है तो देखो कारण बताइए, बराबर वृत्तों को एक दूसरे पर रखने पर वे क्या होते हैं, संपाती, यानी बराबर होगा तो ये एक दूसरे पर क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। ठीक, बराबर हो जाएगा तो एक दूसरे पर यहाँ ढक जाएगा, उसे संपाती कहते हैं। तब उनका केंद्र और परिधि भी संपाती होंगे, इसलिए त्रिज्याएं बराबर होंगी। यह वस्तु के बराबर होने के सिद्धांत पर। ठीक है, ये चीज को ध्यान दें। अब देखो पांचवा, चित्र में आपको ये दिखाया गया है, ये सब चित्र। यहाँ लिखा क्या है, ए बी ए क्यू, पी क्यू एक्स वाई। ए बी क्या है, बराबर होगा। देखो ध्यान से, ए बी यहाँ पी क्यू और पी क्यू के बराबर है। देखो पी क्यू का मान अगर यहाँ हम रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बराबर पी एक्स, बराबर तो ही होगा, तो ये देखो सत्य है। तो कारण क्या है, यूक्लिड के प्रथम अग्रहित पर आधारित। प्रथम देखो यूक्लिड क्या दिया हुआ है, यूक्लिड की, ये मैंने बताया है अभिधारणा। ठीक। देखो वो वस्तु में जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर। ठीक, प्रथम में। तो इस प्रकार आपको इसको याद रखना है ताकि आप सभी अवधारणाएं को बता सकें। ठीक। अब देखिए ये कंप्लीट हो गया आपका, ये कारण भी दिखा दिया। अब यहाँ देखिए नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित पदों को परिभाषित, सॉरी परिभाषा दीजिए। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको कई चीज लिखा हुआ, सबको मैं अलग अलग बताया। नंबर 1, समांतर रेखाएं। देखो समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, ये
इनके बीच की दूरी क्या हो, समान। ये देखो लिखा है, एक ही तल में स्थित हो दो रेखाएं जो कितना भी बढ़ाने पर कभी यहाँ पास कभी न मिले, समांतर रेखाएं कहलाती, जैसे रेल की पटरियां। ठीक, रेल की पटरियां इसी प्रकार तो होती है। ठीक, ये चीज को ध्यान देना। लंब रेखाएं क्या होती है, इसकी परिभाषा आपको देखो, दो रेखाएं जो एक दूसरे को 90 पर काटती हूँ, देखो ऐसे। देखो ये 90 डिग्री पर लंब रेखाएं कहलाती। ठीक, अब यहाँ देखिए रेखाखंड, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो रेखाखंड कहलाता है। इस प्रकार ये आपका है, यहाँ भी एक अंत बिंदु है और ये, इस प्रकार को हम रेखाखंड। ठीक, ये चीज को ध्यान देना है। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से परिध पर स्थित किसी भी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। जैसे आपको चित्र में देखिए, जैसे ये वृत्त बना हुआ, देखो यहाँ ये केंद्र से, ये हमारा क्या है, त्रिज्या। ठीक, देखो यहाँ लिखा है ना, वृत्त के केंद्र से परिध पर स्थित किसी भी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। देखो केंद्र से, यहाँ केंद्र से ये परिध तक। तो अब देखिए अगला, वर्ग, वह चतुर्भुज जिसकी सभी चार भुजाओं या भुज बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 का वर्ग कहलाता है। जैसे आखिर में आप देख लीजिए, तो देखो इसमें कह रहा चार भुजाएं बराबर हो, ये देखिए सब आपस में बराबर है, तो इसमें प्रत्येक कोण क्या है, प्रत्येक कोण 90। ठीक, अब दूसरी बात क्या कहा, उसी में, उसी इसी प्रश्न पर, क्या इनके लिए कुछ ऐसे बात हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो हाँ, इन परिभाषाओं के लिए हमें कुछ पदों को पहले से जानकारी होनी चाहिए। देखो, नंबर एक, बिंदु जिसका कोई भाग न हो, केवल स्थित हो, ये चीज आपको ध्यान देना है। दूसरा नंबर, रेखा, अनिश्चित लंबाई वाली बिंदुओं को वह समूह जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जाता है, इसमें चौड़ाई नहीं। ठीक, ये रेखा है ऐसे बात कर रहा है, और यहाँ ये बिंदु की बात कर रहा है, इस वाले में बिंदु की बात कर रहा है। ठीक, देखो इसकी ये, अब देखो तल की बात आए, एक समतल जो सभी दिशाओं में अनंत तक फैला होता है। देखो एक समतल बना लो, ये ये समतल है। अब इसको डैश डैश इधर भी कर सकते हैं और इधर भी ऐसे डैश डैश कर सकते हैं। तो ये क्या है, अनंत तक फैली हुई। ठीक है ना, ये आपका समतल, ये चीज ध्यान देना। कोण, दो किरणों के एक बिंदु पर मिलने से बनी आकृति कोण, जैसे अब दो किरण, ये आपका एक किरण है और एक किरण ये पर मिलाने से बना आकृति, ये आपका कोण है। ऐसे भी हो सकता है और ये आपका ऐसे भी। ठीक, अब यहाँ पास इसके लिए एक वृत्त है, एक तल में उस बिंदु का बिंदुपथ जो एक बिंदु स्थिर बिंदु केंद्र से नियत दूरी पर रहता है, वो वृत्त होता है। जैसे मैंने अभी आपका एक चित्र बताया था, यहाँ वृत्त है, तो यहाँ पास कोई नियत त्रिज्या लेकर, तो ये वृत्त है, इस बिंदु से कोई नियत त्रिज्या लेकर या नियत दूरी लेकर एक वृत्त बनाया गया। ठीक, अब छठवां नंबर देखो, चतुर्भुज चार रेखाखंडों से
घिरी या बंद आकृति पर, ठीक है ना। तो कैसे होता है, ये चीज को आपको ध्यान देना है। देखो इसके लिए कैसी आकृति है आपका, चार रेखा खंड, चतुर्भुज हो गया, देखो ये घिरी है आप, ठीक। ये चीज को आपको ध्यान देना है। अच्छा, अब अगली बात इसमें क्या कहा है, उसी प्रश्न पर, यूक्लिड के अनुसार बिंदु, रेखा और तल ये तीनों क्या है, अपरिभाषित पद होते हैं। ध्यान देना, बिंदु, रेखा और तल ये तीनों क्या होते हैं, अपरिभाषित पद होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, क्या होते हैं, अपरिभाषित पद होते हैं। ये चीजें ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस प्रकार हमारा ये दूसरा भी क्वेश्चन समाप्त हो गया। देख लीजिए, इसमें पूरी परिभाषा मैंने लिख दिया है, बता भी दिया। अब आप इसको रिपीट कर कर रिवीजन करिए, ठीक है। अपने मित्रों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, पूरी वीडियो को देखो और लिखो, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा, जैसे जैसे बताया गया है आप ध्यान दीजिए, ठीक। आपका प्रश्न नंबर क्या है, 3 है, बहुत ध्यान से देखना है। इस प्रश्न में लिखा क्या था, ये चीज ध्यान देना। इसमें लिखा है, नीचे दी हुई दो अवधारणाओं पर विचार की। तो मैंने इतना ही लिख पाया है, ठीक है ना। आपको प्रश्न ध्यान देना है। नंबर 1 में क्या लिखा है, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित होता है, ठीक। दूसरा में क्या लिखा है, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं। ये आपको प्रश्न में दिया हुआ। और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं, स्पष्ट कीजिए। ये आप अपने प्रश्न पर देख लीजिएगा। अब मैं इसके बारे में, देखो मैं यहाँ पास बारी बारी से पूरा प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, ध्यान देना है आपका। देखो, क्या इनमें कोई अपरिभाषित शब्द है, तो अपरिभाषित शब्द मैंने क्या बताया, रेखा के लिए बताया था, रेखा, तल और बिंदु, ये चीज के बारे में मैंने बताया। ये चीज आपको ध्यान देना। तो हाँ, देखो लिखा है ना, इसमें बिंदु और रेखा अपरिभाषित शब्द है। देखो, बिंदु और रेखा अपरिभाषित शब्द है। बीच स्थित को भी हम मान लेते हैं, वह स्पष्ट है। यूक्लिड में भी बिंदु, रेखा, तल क्या कहा गया है, अपरिभाषित। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो इसका क्या इनमें कोई अपरिभाषित शब्द है, तो मैंने बता दिया। देखो, बिंदु, रेखा, तल, तो इसमें दो चीज है, देखो बिंदु है और रेखा, तो ये अपरिभाषित शब्द आपको ध्यान देना है, इसका उत्तर ये होगा। चलिए, दूसरी बात क्या लिखी है, दूसरे में क्या लिखा है, इसमें देखो, क्या ये अविरोधी है, बिल्कुल हाँ, ये दोनों अभिधारणाएं अविरोधी है, ये एक दूसरे का विरोध नहीं करती है। पहली कहती है कि दो बिंदुओं के बीच तीसरा बिंदु हो, दूसरी कहती 3 बिंदु ऐसे होते हैं जो एक रेखा में नहीं होते हैं। तो दोनों एक साथ सत्य है, ठीक है ना, दोनों एक साथ सत्य हो सकती है। ये चीज ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तीसरी बात इसमें क्या कहा, क्या यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है, नहीं, ये यूक्लिड की 5 अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती है। यूक्लिड की अभिधारणा कहती है कि दो बिंदुओं से एक ही रेखा
खींची जा सकती है, ये आपका क्या कहता है, यूक्लिड की अवधारणा कहती है, पर यह नहीं कहती कि उनके बीच तीसरा बिंदु है। ठीक। और यूक्लिड ने यह भी नहीं कहा कि कम से कम 3 बिंदु ऐसे होने चाहिए जो एक रेखा में ना हो, ये भी नहीं कहा। तो ये नई अभिधारणाएं है। तो इतनी बात को उन्होंने कहा, तो आपको बहुत ध्यान देना है, ये सभी को बहुत ध्यान देकर आपको जवाब देना है। तो ये मैंने बताया, इसको आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक है, और अपने मित्रों को भी बताइए। धन्यवाद। नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी है, ठीक है ना, स्थित है कि AC और BC के आपस में बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए, यानी सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB। ठीक। अब इस पर हमको एक रेखा खींचना है, कह रहा है एक रेखा खींच लीजिए ऐसे। ये आपका दो बिंदु है, ठीक, यहाँ ये A है बिंदु और ये B बिंदु। अब बीच एक बिंदु C स्थित है। अब इसके अनुसार क्या है, AC और BC के अनुसार क्या है, C जो है मध्य बिंदु, ये दोनों भाग आपस में बराबर। जो इसमें दिया देखो है, दिया, दिया में आपने क्या लिखेंगे, AB और AC के बीच C स्थित है, AC बराबर BC, ये आपको AC बराबर, ये आपको दिया हुआ। ठीक। सीधे क्या करना है, सीधे करना है AC बराबर AC बराबर 1/2 AB, ये आपको सिद्ध करना। ठीक। ये चीज को बहुत ध्यान से आपको बताना है, ये चीज को, ठीक है। चलिए उपपत्ति में क्या है, देखिए उपपत्ति, उपपत्ति में हमको दिया क्या है, AC बराबर, ये क्या है, दिया है, दिया है। ठीक। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, यहाँ लिख दीजिए, दोनों पक्षों में AC जोड़ने पर। ठीक। अब देखो जोड़ते हैं तो क्या होता है, ये चीज को ध्यान दें, दोनों पक्षों में AC प्लस AC। देखो AC यहाँ था तो जोड़ेंगे AC तो डबल AC हो जाएगा, यहाँ जोड़ोगे, पहले BC था तो अब AC जोड़ दो, अभी क्या हो जाएगा, 2AC हो जाएगा। अब देखो यहाँ AC को जोड़ दो और BC को, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, AB प्राप्त हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पास क्या होगा, AB। ठीक। अभी दो भाग में आ जाएगा तो यहाँ AC बराबर 1/2, इतना आपका ये हो जाएगा। अब किस नियम के अंतर्गत आता है, यूक्लिड, आपको ध्यान देना है, यूक्लिड की अपगृहित, यहाँ अपगृहित दो से, ये बताना। ठीक। तो इस प्रकार हमारा ये सिद्ध हो गया, यहाँ आप बता सकते हैं इति सिद्ध।
ठीक है, इस तरह। तो इस प्रकार इसको हल करना। चलिए आगे देखते हैं। देखो आगे क्या लिखा है। ये सेम उसी तरह है, थोड़ा इसमें क्या है परिवर्तन किया है। तो देखो यहाँ प्रश्न नंबर 4 में सी एक रेखाखंड है, ए बी एक मध्य बिंदु कहलाता है, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ये आपको बताना है। ठीक, तो हमारे पास ये बातें ध्यान देना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे ये चीज को ध्यान दें। ठीक, अब इस पर एक हम रेखा खींचते हैं। ये ऐसे, ये ऐसे हमने यहाँ पास एक रेखाखंड खींचा। इस रेखाखंड में नाम दे दो यहाँ ए, यहाँ, ठीक, इतना दे दो। अब यहाँ पास कह रहा है सी रेखाखंड का एक मध्य बिंदु, तो यहाँ पास मध्य बिंदु की बात आ जाएगी। ठीक, ये चीज को ध्यान। अगर ये मध्य बिंदु है तो हमारे दिया में क्या लिखा जाएगा, ये चीज को दिया है, दिया है सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु है, बिंदु है। ये चीज दिया हुआ है, यानी ए सी बराबर यहाँ ये आपको यहाँ दिया हुआ है। ठीक, और सिद्ध क्या करना है ये चीज आपको ध्यान देना, इसको भी यहाँ नोट कर लीजिए। सिद्ध करना है, सिद्ध करने में लिखा हुआ है एक रेखा खंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ये आपका यहाँ लिखा सिद्ध करने। ठीक, ये बातें आपको ध्यान दें, ये सिद्ध करना। ठीक, अब यहाँ, अब हमारे पास क्वेश्चन में थोड़ा से जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ उत्पत्ति में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है ना। उत्पत्ति, तो यहाँ विरोधाभास लिख लीजिए। विरोधाभास, अच्छा विरोधाभास लिख देते हैं। विरोधाभास के अनुसार विरोधाभास के अनुसार हम यहाँ एक बिंदु डी ले लेते हैं। ठीक, विरोधाभास के अनुसार तब क्या हो जाएगा, यहाँ यहाँ हम ए डी बराबर बी डी, ये ऐसे ए डी बराबर बी, ठीक, किसके अनुसार, विरोधाभास के अनुसार। तब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पास दोनों पक्षों में हम क्या जोड़ देंगे, ए डी, यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में ए डी जोड़ने, ए डी जोड़ने, ये चीज को ध्यान दें।
जब AD जोड़ोगे दोनों पक्षों में, यहाँ AD प्लस AD और यहाँ भी AD प्लस ये BD है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2AD आ जाएगा और यहाँ AD प्लस BD क्या देखो कह रहा है, विरोधाभास के अनुसार AD और BD को मिला देते हैं तो क्या मिल जाता है, AB। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिलने पर AD प्लस BD बराबर, यहाँ हो जाएगा, अब दो यहाँ भाग में आ जाएगा, AD बराबर 1/2। तो ये हमारा समीकरण 2 हम इसको, ठीक। ये हमारा समीकरण वाला क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास विरोधाभास के अनुसार समीकरण 1 है, 2 नहीं, यहाँ पास एक ही लिख लीजिए, ठीक, एक ले लीजिए। अब जब हमारे पास ये विरोधाभास के अनुसार डी ले लिए और ये हमारा क्या था, पहले से दिया है, दिया के अनुसार यहाँ पास दिया के अनुसार, दिया के अनुसार क्या है, सी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो ए सी बराबर, ये हमारे पास है, इसमें क्या कहेंगे, दोनों पक्षों में ए सी जोड़ने पर, तो यहाँ जोड़ो ए सी प्लस ए सी और यहाँ ए सी प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, 2AC और AC प्लस BC का मतलब क्या है, देखिए यहाँ AC और BC का मतलब हमारे पास AB हो जाएगा, बात को ध्यान देना, ठीक। यहाँ AB हो जाएगा, अब यहाँ AC का गुणांक 2 हटाओगे तो यहाँ भाग में, ये हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को यहाँ, समीकरण 1 और 2 को, या समीकरण 1 और 2 से, ठीक। अब AC हमारे पास दिया है 1/2 AB और हमारे पास क्या लिखा है, AD बराबर, देखो यहाँ दिया है AD बराबर AD बराबर 1/2 AB। तो ये हमारा एक था और ये हमारा, इसके अनुसार दोनों आपस में क्या होंगे, यहाँ हाफ ए बी इधर बराबर तो ए बी बराबर होगा, यानी AC बराबर, अब यहाँ AC बराबर ए बी। अब ये क्या है, रूल के अनुसार यहाँ पास क्या लिखोगे, यूक्लिड, यूक्लिड के अपगृहित, अपगृहित, ठीक, एक से, तो क्या ये सत्य है, AC बराबर AD, देखो यहाँ चित्र में, ये AC बराबर AD, यानी ये वाला पॉइंट और ये आपस में क्या बराबर हो सकता है क्या, नहीं, क्या है, असंभव, ठीक है। तो यहाँ पास लिखना है, यहाँ लिखना है, तो
AC AD क्या है? असंभव है। असंभव है क्योंकि D कामा C से आगे है। आगे है। ठीक। इसलिए हमारी हमारी कल्पना गलत। कल्पना करना गलत है या कल्पना गलत है? C और D अलग अलग नहीं होना चाहिए। अलग अलग नहीं होना चाहिए। अतः ये लिखना जरूरी है। अतः एक रेखा खंड का एक ही या एक और केवल एक ही एक ही मध्य बिंदु होता है। ये आपको सिद्ध करना था। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार इसको हल करना। थोड़ा उसी तरह था लेकिन थोड़ा परिवर्तन करना। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक। ये किसी प्रकार की अगर दिक्कत होती तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते। ठीक। 6 है। ठीक। इसमें आकृति बनी हुई है। आकृति में यदि AC और BD क्या है बराबर हो तो सीधे क्या करना है? AB बराबर CD आकृति दिया हुआ है। ठीक। इसको हम सॉल्व यानी हल कैसे करेंगे ये चीज ध्यान। हमारे पास आकृति है। यहाँ दिया क्या चीज है उसको लिख लीजिए। दिया है, दिया में देखो AC बराबर AD ये चीज हमको दिया। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है देखो AB बराबर CD AB बराबर C ये चीज आपको दिया हुआ। ये चीज को ध्यान। ठीक। अब हम इसके उत्पत्ति करेंगे। देखो उत्पत्ति ये चीज को ध्यान दें। अब उत्पत्ति में क्या है जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए। ये क्या है? दिया है। ठीक, दिया हुआ है। ये आपको ध्यान देना। अब हमारे पास अगर हम AC को लेते हैं AC बराबर तो हमारे पास ध्यान देना है कि जब AC बराबर लेते हैं तो AC के अंदर कितने भाग हैं?
ए बी प्लस बी सी, देखो ए बी प्लस बी सी, इसको हम एक मान लेते हैं, किसके अनुसार, ये देखो इसके अनुसार लेते हैं, ए सी लिए थे ना, देखो अब बी डी लेंगे। अब बी डी में देखो कितने भाग, यहाँ बी डी के अंदर बी सी प्लस सी डी, ये हमारे पास, ठीक। अब देखो यहाँ ए सी बराबर बी डी, अब ए सी बराबर बी डी हमारे पास ये लिखे, अगर ये दोनों बराबर तो ये भी बराबर होगा, ए सी प्लस बी सी बराबर बी सी प्लस सी डी, ठीक। अब देखो दोनों में से हम क्या हमारा घट रहा है, बी सी, तो यहाँ लिख दीजिए दोनों पक्षों में बी सी को घटाने, घटाने पर हमारा देखो घट जाएगा, दोनों तरफ घटाओगे नहीं, ये और ये कट गया, तो क्या बचा, ए बी बराबर सी। अब ये किस रूल पर आ रहा है, तो इसको बताना पड़ेगा आपको किस रूल से, यहाँ लिखना है यूक्लिड यूक्लिड के अभिगृहित तीन से, ठीक। अब ये हमारा क्या होता है, सिद्ध हो जाता है, इति सिद्ध, ठीक। यही हमको सिद्ध करना है, देखो देख लीजिए, बहुत आसान है, प्रयास करना है आपको। देखो अब यहाँ क्या लिखा हुआ, 7वां नंबर, यूक्लिड की अपगृहितों के सूची में दिया हुआ है कि अपगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, ठीक। ध्यान देना है, दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं, ठीक, ये चीज ध्यान दें। यूक्लिड की 5वीं अपगृहित 5, तो यहाँ पास पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण का मतलब देख लीजिए, यहाँ बहुत ही आसान, ये पूर्ण का मतलब ये होता है, ये एक वृत्त पूर्ण है, ठीक, लिखा है ना, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ये आपको ध्यान देना है। अब फिर मैं बनाता हूँ, कहा ना पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ये चीज को आपको ध्यान देना है। अब मैं इस पर एक, ये पूर्ण भाग है, इसी का मैंने हाफ यहाँ का, देखो ये क्या है, आधा, और ये पूरा भाग, ये अर्धवृत्त है, ये पूर्ण, ये वृत्त है पूरा, ये क्या है, अर्धवृत्त, ठीक है ना। तो देखो यहाँ लिखा ना, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ये चीज को ध्यान दें, क्या है, यह एक सर्वव्यापी सत्य है, ये सही बात है। मैंने यहाँ भी लिखा, देखो ये उदाहरण में दिखा दिए, देखो यदि एक केक 2 टुकड़े हो हैं, तो पूरा केक एक टुकड़े से बड़ा होगा, ये आपका केक है, ठीक। अब इसको 2 टुकड़े में कर दो, तो इस किसी एक भाग से तो ये ज्यादा है ना, तो ये भी सर्वव्यापी सत्य। अब नहीं समझ में आ रहा, तो इसको देखो, एक वर्ष उसके एक महीने से क्या होता है, ज्यादा, ठीक। एक वर्ष में 365 दिन होता है, और एक माह में 30 या 31 दिन होता, तो कौन ज्यादा है, ये है ना ज्यादा, तो सर्वव्यापी सत्य है, तो ये चीज उधर आपको बताना, ठीक है ना। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन समाप्त होता है।
ऐसे आपको सभी क्वेश्चन को हल करना। ठीक।